हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले जीएस के अंतर्गत कवर होती हैं, ये पढ़ाया जाता है। हर एग्ज़ाम के हिसाब से, लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है, अलग अलग लेवल होता है इसका। इस वीडियो में स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। बाल विकास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है इंटेलिजेंस, वो हम आज देखेंगे। एकदम अच्छे से चीज़ों को करेंगे, समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले सोचते हैं, एक बात आप समझिए कि इंटेलिजेंस कभी कभी देखा है क्लास में, एक ही कॉन्सेप्ट आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लास में 10 बच्चे हैं, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया बच्चों को, 5 समझ गए, 5 नहीं समझे, या थोड़ा उसमें से दो जो नहीं समझ रहे हैं, उसमें से 2 होंगे जो कि थोड़ा थोड़ा समझे, 2 बिल्कुल नहीं समझे, और एक थोड़ा आगे समझ लिया होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही इंटेलिजेंस होता है। मतलब किसी चीज़ को समझने की जो क्षमता होती है, किसी चीज़ को समझने की, एक्सेप्ट करने की, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी चीज़ों को, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता होती है, वो बुद्धि के अंतर्गत आती है। बुद्धि कुछ बहुत बड़ा फैक्ट नहीं होता है, एक तरह से ज्ञान ही होता है, ठीक है। नॉलेज को ही हम बुद्धि का नाम देते हैं, बट नॉलेज को किस तरह, कहाँ, कब यूज करना है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कैसे हम चीज़ों को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हमें इसका उपयोग करना चाहिए, कौन से नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक बच्चे के पर्सनालिटी को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो सपोज कि कोई एक छोटा सा बच्चा है या कोई बड़ा इंसान है, बहुत सुंदर है देखने में, लंबा चौड़ा सब कुछ, पर वो थोड़ा कम दिमाग का है। कम दिमाग इन से चीज़ों को बहुत धीरे समझता है। हम कहेंगे यार सब कुछ तो बहुत अच्छा है, समझता बहुत धीरे है। इसकी बुद्धिमत्ता जो है ना, इंटेलिजेंस पावर जो है इसका बहुत स्लो है, मतलब उतना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कमी ला देता है ना उसके अंदर। तो यही इंपॉर्टेंस होता है बुद्धि का। और एक तरह से हम बोले तो इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है जिसके आधार पे ही आप कोई काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं, अपने जो भी आपने एम, गोल, जो भी आपने सोचा उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं, उसके लिए कोई काम कर पाते हैं, ठीक। तो सारा कुछ आपका जो है चीज़ ना, ये सब एक इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। इंटेलिजेंस एक तरह से कहें तो हमारी लाइफ में इंटेलिजेंस किस चीज़ों से गवर्न होता है, एक बच्चे की ज़िंदगी में इंटेलिजेंस जो होता है किस चीज़ से गवर्न होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था कि माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसको हमने बोला था आनुवांशिकता, वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटी। तो ऐसा नहीं है कि उनसे केवल शारीरिक कैरेक्टर ही ट्रांसफ़र होते हैं, शारीरिक, मानसिक, फिजियोलॉजी, हर चीज़ का कैरेक्टर कुछ भी उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक योग्यता, जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, वो भी माँ बाप से इफेक्टेड होती है। कहते हैं ना कि यार इनके पापा बहुत शार्प माइंड थे, बच्चा भी बहुत शार्प माइंड है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। और दूसरी चीज़ है, जहाँ जैसे बच्चों को आप रखोगे, जैसे माहौल में रखोगे, बच्चा उसी माहौल में ढलेगा। अगर बचपन से आप बच्चे को वॉलीबॉल खेलना सिखा रहे हो तो वो आपको बैडमिंटन खेलते हुए नहीं दिखेगा। अगर आप बचपन से बच्चे को आर्ट सिखा रहे हो तो वो मैथ के सवाल नहीं लगाएगा। तो इन्वायरमेंट का ही बराबर का ही इफेक्ट होता है इंटेलिजेंस में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वुड्रो बोलते हैं बुद्धि क्या होती है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होती है। किस तरह से होती है? अरे जेन्युइन सी बात है, बच्चे क्लास में पढ़ने आते हैं तो वहाँ पे वो ज्ञान ही तो अर्जन करने आते हैं, तो उसके लिए तो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए उनके अंदर, ताकि चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर पाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं बुद्धि जो है कार्य करने की क्षमता भी होती है। बुद्धि में वो तत्व होते हैं जिसमें कि आपके नॉलेज यानी कि ज्ञान और आपकी समझदारी, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं, वो प्रिंसिपल देख लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका सिद्धांत है, पहला यानी कि रूल है आपका, एक कारक सिद्धांत, ठीक है। वन फैक्टर, या इसको मोनार्की थ्योरी भी बोलते हैं। इसको जो कह सकते हैं, इसको किसने एक तरह से प्रोड्यूस किया है? तो टर्मन, स्टर्न और एनिंगहास ने, ठीक है। ये लोगों ने बोला है कि जो हमारी बुद्धि होती है ना, ये एक अनडिविजिबल यूनिट होती है, मतलब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये लोगों ने एक पावर के रूप में माना है, पावर हाउस मान लिया है कि इसी से सारी चीज़ें ही गवर्न हो रही है, ठीक है। ये बोलते हैं कि बुद्धि एक ऐसा एस्पेक्ट हो जाता है हमारी पूरी बॉडी का, जो हमारी बॉडी के द्वारा होने वाले हर प्रकार के काम को जो है संचालित करता है, एक तरह से गवर्न करता है, ठीक है। तो व्यक्ति के
समस्त व्यवहार, यानी कि एक इंसान द्वारा होने वाले सारे व्यवहार का जो कह सकते हैं पावर स्विच कौन सा है? बुद्धि। तो एक कारक सिद्धांत बोलता है कि बुद्धि एक पावर की तरह है जो कि इंसान के हर एक तरह के काम को जो है गवर्न करती है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं द्विकारक सिद्धांत में। ठीक, तो द्विकारक सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? द्विकारक सिद्धांत आपका दिया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो दो तरह की होती है। हमारे मानसिक डेवलपमेंट में जो है दो तरह की बुद्धि, एक होती है जनरल एबिलिटी, एक होती है स्पेसिफिक एबिलिटी। अब ये क्या होता है? अच्छा, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ाने गए, आप 4 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं मैथ। बच्चे ने 4 क्लास की मैथ की सवाल एकदम परफेक्टली लगाई। आपने बोला यार इसके अंदर जितना होना चाहिए, क्षमता जितनी होनी चाहिए, बुद्धि उतनी तो है, तो ये जनरल लेवल हो गया ना। अब उस 4 के बच्चे ने अगर 6 का सवाल लगा दिया मैथ का, तो आप बोल अरे ये तो बहुत स्पेसिफिक पर्सन है, ये तो मतलब 6 क्लास का सवाल लगा लिया इसने, मतलब इसके पास दिमाग बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल का है। तो वो नेक्स्ट लेवल ही स्पेसिफिकटी लाती है, मतलब उसके अंदर विशेषता लेके आती है। मतलब कि जो एक मानक चीज़ होती है ना कि हमको इतना आना चाहिए, उस आना चाहिए से ज़्यादा जब किसी को उस क्षेत्र में या फिर किसी भी और क्षेत्र में कुछ चीज़ें आती हैं मानसिक लेवल पे, उसको वो चीज़ पता है, तो उसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी है। ठीक है, तो स्पीयरमैन बोलते हैं कि किसी बच्चे के अंदर जो जनरल एबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही बुद्धिमान होता है। तो द्विकारक सिद्धांत में ये चीज़ बोला गया है। नाउ मल्टीफैक्टरल थ्योरी क्या बोलती है? ये थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने बोला है कि बुद्धि कोई एक चीज़ नहीं है, बुद्धि बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनी है, मतलब बहुत सारे माइक्रो स्किल से मिलके बनी है। ठीक है, चलना, करना, खाना, पीना, कहीं पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको क्या चीज़ बोलनी है, क्लास के जो भी आपके लॉजिकल थिंकिंग हो गई। ठीक है, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सब चीज़ों से तो मिलके बुद्धि एक तरह से बुद्धि को हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी योग्यताएं एक तरह से इसमें एडजस्ट होती हैं, तब जाके हमारी बुद्धि को हम डिफाइन करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने इसमें इसके इम्पॉर्टेंट 4 एस्पेक्ट बताए हैं। ठीक है, 4 प्रतिमान बताए हैं इसके, कि स्तर यानी लेवल, दूसरा रेंज, तीसरा एरिया और चौथा बताया इन्होंने स्पीड, कि आपके अंदर इंटेलिजेंस का जो लेवल है, जैसे लेवल का मैंने एग्जांपल दिया ना कि 4th क्लास का बच्चा एक 6th क्लास के क्वेश्चन को लगा ले रहा है, तो ये लेवल होता है। ठीक है, हम अपना सामान्य लेवल तक काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हम जनरल लेवल तक तो काम कर ही ले रहे हैं। और जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लगते हैं, मतलब हमारी क्षमता इतनी है कि हम थोड़ा और अपने जितना हमारा होना चाहिए उससे लेवल बढ़ा के हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम इन्होंने बताया है स्तर के रूप में, यानी कि लेवल के रूप में। अभी रेंज क्या होती है? रेंज को इन्होंने बताया है कि कोई एक व्यक्ति को कितने प्रकार, कोई कोई होता है ना, हम इसको बोलते हैं कि यार मल्टी टैलेंटेड आदमी है, किसी किसी में 1-2 काम करने की क्षमता होती है, कोई कोई होता है एक ही आदमी जो 50 काम कर लेता है, तो वो रेंज में डिफाइन इन्होंने किया है। ठीक है, कि किसी एक ही इंसान के अंदर मतलब विविधता ही विविधता हो, मतलब उसके अंदर बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, उस चीज़ को इन्होंने रेंज के अंतर्गत बताया है। नाउ क्षेत्र, सीमा क्या है, एरिया क्या है, सॉरी, तो इसमें इन्होंने बताया है कि वो सारे के सारे एक्शन, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में यूज कर रहे हैं, वो आपका एरिया हो जाता है। ठीक, और गति तो एज यू नो कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, कितनी जल्दी किसी काम को कर ले रहे हो अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके, तो वो इन्होंने स्पीड के अंतर्गत बताया है। तो बहुकारक सिद्धांत में इन्होंने, यानी कि मल्टीफैक्टरल थ्योरी में इन्होंने बताया है ये चीज़ों को। ठीक है, नाउ थॉमसन ने एक थ्योरी दी है बुद्धिमत्ता को लेकर के, प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी कि सैंपल थ्योरी। सैंपल थ्योरी में इन्होंने बताया है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है बहुत सारे फ्री फैक्टर से बनी होती है। ठीक है, इसमें आप किसी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं इसको टेस्ट कर लेंगे, मतलब आप स्कूल में बच्चे को जो है कोई आपने लिखित पर्चा दे दिया, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं उससे मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, आप पेपर ले रहे हो, उसका एग्ज़ाम ले रहे हो, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, तो आप उसके किस एस्पेक्ट को जांच पा रहे हो? उसके लॉजिकल थिंकिंग को, उसके स्टैटिक्स को जांच पा रहे हो, वो कितने अच्छे तरीके से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, उस क्षेत्र को बस जांच पा रहे हो। पर पता नहीं उस बच्चे को कौन कौन से उसके अंदर क्वालिटीज़ है, कितनी सारी टैलेंट उसके अंदर भरी है, तो आप उन सारी चीज़ों को एक साथ तो नहीं ना जांच सकते हो सकता है आप उसकी एक क्वालिटी को जान पाओ, हो सकता है 2 भी क्वालिटी को जान पाओ, पर उस बच्चे को भी नहीं पता उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करे। तो सैंपल थ्योरी में ये बस ये बता रहे हैं कि बुद्धि एक बहुत कह सकते हैं बहुत चीज़ों का मिलाप है, कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का एक
एक जगह पे गैदरिंग है, इकट्ठा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे स्वतंत्र इसके फ्री एस्पेक्ट हैं जो कि हम एक बार में पता नहीं कर सकते हैं। ये संभव नहीं है कि हम एक बार में चीज़ों को जो है एनालाइज कर ले कि हाँ इस इंसान में ऐसी ऐसी बुद्धि है और इतने ही प्रकार की बुद्धि होती है। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बस किसी एक दो भाग को हम पता कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा लिखता है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, इसके अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी एबिलिटी है। तो ये चीज़ें सैम्पल थ्योरी में बताई गई हैं, ठीक है। नाउ स्पीयरमैन की थ्योरी आती है ग्रुप एलिमेंट थ्योरी। इन्होंने जो है जो थर्स्टन की थ्योरी थी, ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने जो है एक तरह से बताया इसमें समूह तत्व सिद्धांत में। इसमें इन्होंने बताया है कि 1 मिनट, सॉरी फॉर हेल्थ इशू। हाँ, तो हम ग्रुप एलिमेंट थ्योरी के बारे में देख रहे थे। जो ग्रुप एलिमेंट थ्योरी है ये आपका दिया है थर्स्टन ने, ठीक है। और थर्स्टन ने जो है ये जो सैम्पल थ्योरी दी गई है प्रतिदर्श सिद्धांत जो कि थॉमसन ने दिया है, उसका एक तरह से उसको अपोज करते हुए बोला है कि कुछ ऐसी हमारी क्वालिटीज़ होती हैं जिसको हम बुद्धि के अंतर्गत लेते हैं जो कि हर चीज़ों में कॉमन होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कोई एक नॉलेज जो है दूसरे फील्ड में काम कर जाता है जहाँ उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी मेंडल का नाम सुना होगा, मेंडल जो कि आनुवंशिकता के जनक हैं। कहते हैं इनको मैथ का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसलिए, और जबकि ये प्रोफेसर थे बायोलॉजी के, कह सकते हैं बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया था इन्होंने, बट इनको मैथ की बहुत अच्छी नॉलेज थी। और इस मैथ का नॉलेज इन्होंने यहाँ पे यूज करके जो है इतना बड़ा जो है हेरिडिटी का रूल दे दिया, वो मटर के दाने वाला, ठीक है, उस पर मटर के पौधे पे इन्होंने रिसर्च किया था। तो इस बुद्धि का यूज इन्होंने इस क्षेत्र में किया था। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे थर्स्टन यही बोल रहे हैं कि कुछ कुछ हमारे जो कैरेक्टर, कुछ कुछ हमारी जो क्वालिटी होती है वो कॉमन होती है, ठीक है। और उसको आप बोलते हैं कि वो, और फिर वो ग्रुप ऑफ वर्क में काम करती है, फिर आप उसको जो है आप जनरल नहीं बोल सकते, वो हमारी स्पेशल क्वालिटी होती है। तो इन्होंने एक तरह से जनरल जो थ्योरी है जो कि सैम्पल थ्योरी में इन्होंने बोला था थॉमसन ने कि हमारे अंदर जो है क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक साथ हम नाप नहीं सकते, ये सारी चीज़ों का। तो इन्होंने थोड़ा बहुत खंडन किया उस चीज़ का कि ऐसा नहीं होता है, हमारे अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी समूह तत्व सिद्धांत में यही बोला गया है कि हमारे बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जिसको हम अलग अलग फील्ड में एक ही कॉमन मतलब इन्होंने सामान्य गुण की बात की है कि हमारे अंदर कुछ कॉमन क्वालिटी होती है जिसको हम ग्रुप ऑफ क्वालिटी में काउंट करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में काउंट करते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे अलग अलग एरिया में काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैथ का यूज बायोलॉजी के क्षेत्र में हमने कर लिया, वो चीज़, ठीक है। नाउ हम गिलफोर्ड का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो गिलफोर्ड ने भी अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं ट्रायल थ्योरी दी थी इन्होंने, त्रिआयामी थ्योरी बोलते हैं इनकी थ्योरी को। इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का जिक्र किया है, कॉग्निशन, मेमोराइजेशन, इवोल्यूशन, ठीक है। इनका कहना है कि जब व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उसके संज्ञान में वो चीज़ ला रहे हो, उसके दिमाग में पहली बार आपने, मान लीजिए उसको आपने पहली बार वाटर के बारे में सिखाया, ठीक है, अब वाटर के बारे में उसको पढ़ा रहे हो, आपने पहली बार तो उसको वाटर के बारे में बताया कि वाटर जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब उसने समझ लिया, तो यहाँ पे उसने उसके संज्ञान में वो चीज़ आ गई, मतलब उसके नॉलेज में वो चीज़ आ गई। अब वो क्या करेगा, अब उसको याद करेगा ना, मेमोराइज करेगा अपने माइंड में। अब वो यहाँ पे वो मेमोराइज कर रहा है उसको, ठीक है, अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में उसको फीड कर लिया। इसके बाद वो क्या करेगा, इसके बाद वो उसके ऊपर थोड़ा सा उसका माइंड रिसर्च करेगा, उसको मूल्यांकन उसका करेगा, ये वाटर क्या होता है, वाटर कैसी चीज़ होती है, मतलब जो मैंने पढ़ा वो सही है क्या, चीज़ ऐसा रियल में होता है, हम सोचते हैं ना कि ऐसा सच में होता है क्या ये चीज़। तो यहीं पे ये ट्राई साइक्लिक चीज़ उन्होंने बताई है गिलफोर्ड ने, कि पहले कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आती है, फिर हम उसको धीरे धीरे अपने कोर माइंड में जो है फीड करते हैं, अपने स्मृति में, अपने मतलब नॉलेज में याद रखते हैं उस चीज़ को, फिर उसके बाद से हम उसको सोचते हैं, मूल्यांकित करते हैं कि क्या ये चीज़ ऐसी होती है, होती नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें हमारे साथ हर फैक्टर में, हर कोई भी हम नया चीज़ सीखते हैं तो उसमें चलती रहती है। मतलब पहले हम चीज़ों को संज्ञान में लाते हैं अपने दिमाग में, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको याद करते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो उसके बाद से हमारे माइंड में ये रहता है कि उसको जो मूल्यांकन करना है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। गिलफोर्ड ने दो तरह की थिंकिंग के बारे में भी बताया है, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नाउ कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, देखिए
ये आपका एम है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको किसी ने बताया कि ये एक रास्ता है, यहीं से आपको यहाँ पे जाना है, ठीक। तो आप जो भी आपको सिखा दिया गया है, आप अपने परंपरा एकदम निभाते हुए इसी पे फटाफट चलते चलते यहाँ पहुँच गए, ठीक है, आपको अपना एम मिल गया। यहाँ पे कोई आपका दोस्त है, उसको भी पता है ये रास्ता, वो सोच रहा है यार एक और दूसरा रास्ता ट्राई कर लेता हूँ, मैं अपना दिमाग लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे उसने पहुँचने के लिए 5-6 रास्ते निकाल लिए, ठीक। काम सबका वही हो रहा है, पर मतलब वो आउट ऑफ द लाइन चला गया ना। ये आपका पहला रास्ता ये था, आप वो फॉलो कर रहे हो, पर ये 5-6 रास्ते दूसरे तीसरे रास्ते ढूंढ ढूंढ के चला जा रहा है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो पता है, जो आपको बताया गया, आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रहा है मतलब कि आप मल्टीपल वे में थिंकिंग कर रहे हो, एक ही चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू लगा के चीज़ों को सोच रहे हो कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसे भी हो सकता है क्या। ये चीज़ समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन से, बहुत सारे अपने तौर तरीके लगा के, किसी से पूछ के, कुछ भी करके आप नया नया रास्ता ढूंढ के कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब जो आपको कहते हैं ना कि वो एक डायलॉग होता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब एक ही चीज़ पे एकदम जो बता दिया गया उसी पे काम करना, वो चीज़, ठीक है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में वही होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट, हम बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं, एक्सप्लोर करना। जब बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे तभी तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो पाएगी। आपको जो बता दिया गया कि ये ए से बी तक तुमको जाना, यही रास्ता है तुमको, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, वही चीज़ होती है। अब ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी इन्होंने, और इसमें इन्होंने 8 तरह की बुद्धि के बारे में बताया है। गार्डनर बोलते हैं कि मतलब इन्होंने हर तरह के जो हमारे अंदर स्किल होती है उसको सीखने के लिए अपने दिमाग का ही तो यूज करेंगे, तो उसी को इन्होंने थ्योरी के बारे में बोल दिया, उसी को एक तरह से बुद्धि का नाम दे दिया कि हम जब कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काम करता है, जब हम मैथ के सवाल लगा रहे होते हैं तो हमारी तार्किक गणितीय बुद्धि काम कर रही होती है, लॉजिकल मैथमेटिक्स थिंकिंग काम कर रही होती है। जब हम कुछ स्थानीय का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे कि हम अंतरिक्ष के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कुछ ऐसा कल्पना कर रहा है, कुछ इमेजिनरी चीज़ें जो हमारे हवा में चलती रहती है, ऐसी कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये बुद्धि लगा रहे हैं, स्पेशियल इंटेलिजेंस लगाते हैं। हम जब कोई बॉडी काइनेस्टिक थ्योरी का यूज करते हैं, जब हम कोई बच्चा, जब कोई मान लीजिए बच्चे को आप पीटी करा रहे हैं, तो उस वक्त वो कौन सी बुद्धि लगा रहा है, वहाँ तो दिमाग नहीं लगा, पर वहाँ पर भी उसकी बॉडी वाली बुद्धि लग रही है, मतलब बॉडी काइनेस्टिक, एक तरह से कंसंट्रेट करके ही तो चीज़ को सीख पाएगा। डांस करना, फिर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। म्यूजिकल में क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आप अपने वोकल पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर उसी तरह से अंतः वैयक्तिक में क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आप खुद को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे अब इसमें मेडिटेशन वगैरह आ जाता है, योगा वगैरह आ जाता है, आजकल तो बहुत ट्रेंड में है। तो अंतः वैयक्तिक में हो जाता है जब हम खुद ही को ढूंढ रहे होते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हैं, देखते हैं कि हम किस हालत में हैं, तो वो चीज़। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल मतलब कि खुद को जानना। अब अंतः पारस्परिक का मतलब क्या हो जाता है कि जब हम अंतः पारस्परिक मतलब इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस में क्या हो जाता है, जब हम अपने दिमाग का यूज करके अपनी सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके साथ अपने दिमाग का यूज करके, अपने ज्ञान का यूज करके अपने सोसाइटल रिलेशन को बढ़ावा देते हैं, मतलब किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आती है। और नेचुरल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम नेचर से किस तरह से जुड़े हुए हैं। होता है ना, कुछ लोग बहुत पेड़ पौधों से उनको लगाव होना भी चाहिए ये चीज़, तो वहाँ पे हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस काम करती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने यहाँ पे जो है 8 तरह के बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, और इन्होंने बोला है 1983 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। और गार्डनर जो है ये बोला है कि बुद्धि का स्वरूप जो है, बुद्धि का जो फॉर्म है, वो कोई एक चीज़ नहीं है, ये बहुत कह सकते हैं ना कि बहुत बहुकारकीय है, इसका एक ही फॉर्म नहीं है, ये बहुत सारे कारकों से मिलके बना है। और सारी इन्होंने बोला ये जितनी भी प्रकार की बुद्धि है ना, जितनी भी प्रकार की इंटेलिजेंस है, सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सब आपस में अंतःक्रिया करने का इनके अंदर गुण पाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एक ही इंसान में है ना। जैसे वो मैथ और बायो वाला मैंने एग्जाम्पल बताया ना, हम अपनी एक बुद्धि का इस्तेमाल किसी और चीज़ में तो कर ही सकते हैं ना। तो हार्वर्ड गार्डनर यही बोलते हैं कि हमारी सारी जितनी भी प्रकार की इंटेलिजेंस है, सब आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब स्टोनबर्ग ने जो है बोला है कि बुद्धि वह योग्यता होती है जिसके अनुरूप व्यक्ति जो है स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। यहाँ पे पर्यावरण है हमारे आसपास का इलाका जो भी है, हम जहाँ पे भी हैं इस वक्त,
ठीक है, तथा अपने समाज और उद्देश्य की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का मतलब कुछ सिस्टम का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। देखिए इसका सीधा सा मतलब है, स्टर्नबर्ग बोलना चाहते हैं कि बुद्धि ही वो फैक्टर, मान लीजिए आप कहीं पे हैं, ठीक है, आप अपने घर में हैं कहीं पे, आपको 5-6 तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे सपोज आपको 5-6 तरह के सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, पढ़ना है आपको, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा और जिस सब्जेक्ट को आप सोचोगे यार इसको मैं संभाल लूँगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए अब आपको मैथ नहीं आता है, मैथ में आप थोड़े से वो आप सोच रहे हो यार नहीं कर पाऊँगा, तो ये चीज़ आप छोड़ोगे, आप बोलोगे कि मैं कुछ ऐसा चूज करता हूँ जिसको मैं कर भी लूँ और मेरे हिसाब से वो चीज़ें, तो ये हम पूरी चीज़ को देखने के बाद भी उसमें से वही चीज़ चुनते हैं जो हमारे लायक हो और जिसको हम अपने हिसाब से जो है परिवर्तित कर सकें। तो यही ये करना चाह रहे हैं। तो इसी को हम बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि ही वो एबिलिटी होती है जिससे हमें पता चल पाता है कि हम क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी बुद्धि को जो है 3 तरह से डिवाइड किया है, इंटेलिजेंस को 3 तरह से बताया है, एनालिटिकल, एम्पिरिकल और बिहेवियरल, ठीक है, यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि का इन्होंने बताया है कि जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, हम सुडोकू दे दें उसको सॉल्व करने में, बच्चा वो होता है इस तरह से, जो लूडो वूडो में इस तरह से होती है चीज़ें, गेम होता है, तो उसमें बच्चा एक तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो जब हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है ना। अनुभविक बुद्धि क्या होती है, तो अनुभवी क्या होता है कि आपको जो नॉलेज पहले से है, आप उसका यानी अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम एम्पिरिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत लेते हैं। मतलब कि आपके अंदर आपको उस चीज़ का अनुभव है, ठीक है, फिर आप उस चीज़ को कर रहे हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। बिहेवियरल क्या होता है कि मतलब हमारी की डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे हमको निपटना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों में जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल इंटेलिजेंस। अब ये कुछ भी हो सकती है, रोज़ रोज़ में कुछ भी हो सकती है। आप ट्रैफिक में फंस गए, बच्चे के हिसाब से कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हर जो हमारी डेली रोज़मर्रा वाली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम बिहेवियरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ले सकते हैं। तो स्टर्नबर्ग ने इस तरह से बुद्धि को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक। अभी हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये नाम से ही आपको क्लियर है कि जिस तरह से अभी गार्डनर ने बताया था कि हमारे अंदर बहुत सारे मतलब कि आपके अंदर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, आपके अंदर सोसाइटल इंटेलिजेंस है, आपके अंदर अपनी खुद की समझ है, मतलब आप बौद्धिक समझ है आपके अंदर, ठीक है, आप किसी चीज़ को लीड कर पा रहे हो, ठीक। तो मतलब हर तरह की जो बुद्धि होती है वो यूज होता है जो हमारा, यही मल्टी डायमेंशनल हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, ठीक है। केली बोलते हैं कि बुद्धि का निर्माण इन सभी योग्यताओं से, मतलब पॉलिटिकल, सोशल, जो भी आपकी बुद्धि है, आपको चलने का तरीका क्या है, आप किसी स्टैटिकल सवाल को किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, आप मशीनरी नॉलेज कितनी है आपको, मतलब हर तरह के जो आपके इंटेलिजेंस एस्पेक्ट हैं इनको यूज करना, इनको एक तरीके से यूज करना, यही सारी चीज़ें जो है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। अब बात करते हैं हमारी बुद्धि लब्धि, आईक्यू की बात करते हैं। तो जो आईक्यू है इस पर क्वेश्चन आता है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला भी अभी नीचे देखेंगे। तो वुंट जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1879 में जो है बुद्धि को मापने के लिए एक मनोवैज्ञानिक लैब की, मतलब साइकोलॉजिकल लैब की जो है अरेंजमेंट की थी पहली बार, ठीक है। और बिने और उनके जो फ्रेंड थे साइमन, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बुद्धि को मापने के लिए, अब बुद्धि मापने के लिए कुछ आधार भी तो होना चाहिए, किस चीज़ को हम बेस मान के बच्चों की बुद्धि को मापेंगे या फिर किसी की बुद्धि को, तो ये लोगों ने बच्चे के लॉजिक, उसकी मेमोरी, उसका जो निर्णय है, उसका जो डिसीजन लेने का जो तरीका है, इन 3 चीज़ों को जो है बेस मानते हुए बच्चों की बुद्धि को मापने की कोशिश की, ठीक है। मतलब इसको कोशिश नहीं की, इसको आधार माना, ठीक है। आगे हम देखते हैं उसके बाद से जो हमको एक तरह से आईक्यू का जो फॉर्मूला है हमारा, 1 मिनट, जो आईक्यू का फॉर्मूला है उसमें क्या है, आपकी बच्चे की जो मानसिक आयु है बटे जो उसकी रियल एज है, यानी कि मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100, ये उसकी होती है। इसी से उसकी आईक्यू को मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की मेंटल एज रख देंगे, उसके बाद से बच्चा कितने साल का है वो रियल एज इंटू 100 करके निकाल लेते हैं, ठीक है।
ये स्टर्न ने इसको एक तरह से कह सकते हैं इसको यूज करने का सुझाव दिया था। ठीक है, बाकी अगर रेंजेस की बात करें तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर किसी बच्चे का जो दिमाग है वो 90 से 109 के अंतर्गत आता है, मतलब कि उसकी बुद्धि मतलब ठीक ठाक है, सामान्य बुद्धि होनी चाहिए जितनी ठीक है। ठीक है, अगर उसकी जो IQ की रीडिंग जो है 110 से 119 के बीच में आती है तो मतलब बच्चा बहुत तेज है, उच्च सामान्य बुद्धि है, मतलब हायर है देन जनरल। ठीक है, हायर जनरल है। और अगर वो 120 से 129 है तो मतलब कहते हैं ना हायर देन हायर, एकदम टॉप लेवल, जो कहते हैं श्रेष्ठ जिसको कहते हैं, उस लेवल की उसकी इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे हमने टोटल इंटेलिजेंस चैप्टर कवर कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो लेक्चर हम देखेंगे उसमें हम पूरा इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगले भी कुछ चैप्टर जो बचे हैं वो देखेंगे। ड्यू टू हेल्थ इशू मैं थोड़ा सा वीडियोज नहीं बना पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।